Hello, dear students. So, today we are going to start the chapter Liquidation of Companies in Corporate Accounting. Um, let's first of all discuss what is the meaning of liquidation of companies, and then in this lecture, I'll tell you the detailed method how to prepare statement of affairs. सबसे पहले liquidation of companies क्या होता है? Liquidation of companies means winding up of the companies. A company, as you know, is an artificial person which has its existence in the eyes of law. So, एक कंपनी को जब हम लिक्विडेट करते हैं तो हमें लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। लीगल प्रोविजंस को फॉलो करके ही कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है। व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड एक लिक्विडेटर जो कि एक एजेंट होता है उसे अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम क्या होता है? टू सेल ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और जो भी सेल प्रोसीड्स जो भी उसने रियलाइजेशन किया है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स। सो लिक्विडेटर जो है वो क्या करता है? ही रियलाइजेस द कैश। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश कैन बी रियलाइज फ्रॉम दीज सोर्सेज एज यू कैन सी। सेल ऑफ एसेट्स, कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे वो सेल किए जाएंगे। सरप्लस फ्रॉम दी एसेट्स हेल्ड बाय फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कई बार कंपनी में कुछ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फुल्ली सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं जिनको कि किसी एसेट का आपने चार्ज दिया होता है, किसी एसेट की सिक्योरिटी पर वो सिक्योर होते हैं। तो जब उस एसेट को उन फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया जाता है तो उसके बाद भी उन एसेट से अगर कुछ सरप्लस रह जाता है तो उस सरप्लस को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द पेमेंट टू अदर स्टेक होल्डर्स। डेटर से आप पैसा रियलाइज करोगे एंड देन मेकिंग कॉल्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। कई बार कंपनी के कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर कॉल्स इन एरियर्स पेंडिंग होती है, तो उन कॉल्स इन एरियर्स पर कंपनी अमाउंट कलेक्ट कर सकती है। अगर वो शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं तो इससे भी आपको कैश रियलाइजेशन मिल जाता है। तो बेसिकली ये 4 सोर्सेस हैं हमारे पास जिनसे आपको कैश रियलाइजेशन होती हैं, और लिक्विडेटर इन सारे सोर्सेस से कैश कलेक्ट करने के बाद पेमेंट करता है कंपनी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। और कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए कुछ ऑर्डर प्रेस्क्राइब्ड है कंपनीज एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू पे मनी टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स, मतलब जो भी सिक्योर्ड लायबिलिटीज हैं आपकी, जो कि पूरे एसेट की सिक्योरिटी पर हैं, उनकी पेमेंट सबसे पहले की जाएगी। उनका ऑर्डर फर्स्ट है पेमेंट में। उसके बाद आप पे करोगे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन में आपके पास कुछ लीगल चार्जेस हैं, अगर वो आ सकते हैं। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है तो वो भी आ सकती है, क्योंकि लिक्विडेटर्स भी ये काम जो करेंगे लिक्विडेशन से रिलेटेड, उसके लिए कुछ रेम्यूनरेशन उनको देना पड़ेगा, कुछ चार्जेस उनको देने पड़ेंगे, तो वो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन के अंडर आता है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप पे करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को या प्रेफरेंशियल पेमेंट्स करोगे। Now, what are these preferential payments? Any payment which is due to the government in the form of tax, rent, rates, कुछ भी गवर्नमेंट को जो आपको पे करना है वो होगा प्रेफरेंशियल पेमेंट, या फिर अपने एम्प्लॉयज को आपको जो पे करना है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ दियर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, कुछ भी अमाउंट जो आपको या तो गवर्नमेंट को पे करना है या फिर आपको एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को पे करना है, उसको आप बोलोगे प्रेफरेंशियल पेमेंट्स या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। After that, you make payment to the debenture holders and creditors having floating charge on the assets of the company. अब कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको, या क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो कि कंपनी के सारे एसेट्स का जिनको फ्लोटिंग चार्ज मिला होता है, यानी कि उनको आपने कोई एक स्पेसिफिक एसेट या जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर एसेट आपने प्लेज नहीं किया, बल्कि वो सारे एसेट्स, जनरली वो करंट एसेट्स की सिक्योरिटी पर होते हैं, सारे एसेट्स का फ्लोटिंग चार्ज उनको आपने दिया हुआ है, तो उन स्टेक होल्डर्स की आप इसके बाद पेमेंट करोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद। और उसके बाद बारी आती है पेमेंट की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, कुछ भी ऐसी लायबिलिटी हमारी जिनके लिए ना तो आपने कोई भी सिक्योरिटी दी हुई है, ना कोई भी मॉर्टगेज है किसी भी टाइप का, तो उनकी आप पेमेंट करोगे इसके बाद। उसके बाद अगर अमाउंट बचा है तो आप दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और लास्ट में टर्न आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये पेमेंट ऑर्डर एक लिक्विडेटर को फॉलो करना पड़ता है जब भी वो कैश रियलाइजेशन करता है इन रिसोर्सेज से। पेमेंट्स जो होती हैं वो इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होती हैं। तो let's learn how to prepare statement of affairs with the help of one question. I have taken a detailed question. So first of all, let's read this question, and you will have to learn the format of statement of affairs because it has to be prepared, specifically according to the formats, according to the lists which are given there in the Companies Act. So let's read this question first.
X Limited is to be liquidated. The balances as on 31st March 2019 are as follows. आपके पास बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, देखो इक्विटी शेयर्स हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, जिनको किस एसेट की सिक्योरिटी दी है आपने, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास 10 लाख रुपीस की एसेट्स में दिख रही है। अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स 40 लाख के हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं आपके पास 70 लाख रुपीस के। एसेट्स में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, अदर फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, और यहाँ पे जो एसेट साइड में P&L अकाउंट आपको दिख रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग लॉसेस। सो 40 लाख रुपीस के लॉसेस भी हैं। तो होपफुली ये कंपनी इसीलिए लिक्विडेशन में जा रही है, बिकॉज दिस कंपनी इज रनिंग इनटू लॉसेस। उसके अलावा कुछ कंटिजेंट लायबिलिटीज भी दिख रही हैं। फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 2 लाख एंड फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड्स 3 लाख। On investigations, it is found that the contingent liabilities are certain to evolve. यानी कि contingent liabilities भी evolve हो जाएंगी, यानी कि these liabilities will also have to be paid by the company. ये भी आपको पे करना है और ये भी आपको पे करना है at the time of the liquidation. एंड दी एसेट्स आर टू बी रियलाइज्ड एज फॉलोज। ये तीनों एसेट्स की ये रियलाइज्ड वैल्यूज आपको दी हुई हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एसेट्स को आप बुक वैल्यू पर ही सेल करो। जब आप एसेट्स को सेल करने जाओगे तो बुक वैल्यू से कम अमाउंट भी रियलाइज हो सकता है और बुक वैल्यू से ज्यादा अमाउंट भी रियलाइज हो सकता है। आप देख रहे हो 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, रियलाइज किया तो 22 लाख रुपीज आपको मिला। अदर फिक्स्ड एसेट्स 40 लाख के थे लेकिन 36 लाख रियलाइज हुआ। करंट एसेट्स 90 लाख के थे लेकिन 70 लाख रुपीज आपको रियलाइज हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सो नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेट भी हम इसी से सीखेंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी साथ साथ करते चलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है जिस डेट पर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो। आपको बैलेंस शीट में दिया है 31 मार्च 2019, तो इसी डेट के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करोगे। स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट में क्या बनाओगे, आप देखो इसमें आपके पास पूरे क्वेश्चन में आपको लिस्ट ए से लेकर एच तक ये सारी लिस्ट बनानी है। लिस्ट ए, लिस्ट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ओके, और कैसे बनाना है इसका फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले लिस्ट ए, लिस्ट ए में हम क्या लेते हैं, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, वो एसेट्स जो आपने प्लेज नहीं किए हुए, यानी कि आपके फ्री एसेट्स जो हैं। और लेना क्या है, इनकी आपको बुक वैल्यू नहीं लेनी, आपको लेना है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू आपको यहाँ पे ये वैल्यूज जो दी हुई हैं, आपको ये वैल्यूज लेनी है, और वो भी उन्हीं एसेट्स की लेनी है लिस्ट ए में जो कि फ्री एसेट्स हैं, यानी कि जो कि प्लेज नहीं किए हुए। तो आपके पास ये तीन ही एसेट्स थे, आप देख रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और इनमें से लैंड एंड बिल्डिंग तो आपने प्लेज की हुई है सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, तो फ्री एसेट्स कौन से हुए, ये दोनों, अदर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, और इनकी आपको रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है ये वाली दोनों। सो 36 लैक्स और 70 लैक्स ये आप ले लोगे यहाँ पे, अदर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, और टोटल कर लोगे इनको आप 1 करोड़ 6 लाख। ये हो गया आपका लिस्ट ए। अब सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, लिस्ट बी, लिस्ट बी में हम क्या लेंगे, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, वो एसेट्स लेंगे जो कि आपने प्लेज किए हुए हैं। अब प्लेज कौन सा एसेट किया हुआ था आपने, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग को आप किस तरह से लोगे, देखो लिस्ट बी में आपको इसमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग को शो करने के लिए। क्या क्या लोगे आप, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लोगे। लैंड एंड बिल्डिंग की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या दी हुई थी आपको यहाँ पे, 22 लाख, ठीक है। और ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है सिक्योर्ड, आपने किसको सिक्योरिटी पर दी हुई है, आपने सिक्योरिटी पर दी हुई है सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, और इनको आपको कितना अमाउंट पे करना है फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, 20 लाख, यानी कि इन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट ड्यू है, दैट इज 20 लाख। सो ये हमने ले लिया 20 लाख। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, या तो आएगा डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, या आएगा सरप्लस कैरिड टू लास्ट कॉलम। देखो, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग से आप रियलाइज तो कर रहे हो 22 लाख, लेकिन आपको पेमेंट कितनी करनी है, 20 लाख पेमेंट करनी है। तो एक्चुअली में आपके पास सरप्लस बचेगा 2 लाख का। 22 लाख में से 20 लाख आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पे कर दोगे,
2 लाख का आपके पास सरप्लस बच जाएगा, तो सरप्लस के कॉलम में हमने इसे इसलिए लिखा है। सपोज करो यहाँ पे अगर हमारे पास 18 लाख होता कि 18 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको पे करना है 20 लाख, तो 2 लाख की डेफिशिएंसी होती जो हम इस कॉलम में लिख देते। अभी फिलहाल सरप्लस है, सरप्लस इज कैरिड टू लास्ट कॉलम, यानी कि ये इस कॉलम में आप लेकर जाओगे, बिकॉज दिस अमाउंट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर पेमेंट टू अदर स्टेक होल्डर्स। ओके, तो इसलिए ये भी सरप्लस अमाउंट है जो आपके पास इस अमाउंट की तरह ही बच गया है। सो टोटल अमाउंट आपके पास हो गया 1,08,00,000, जिससे आप पेमेंट किस किस की करोगे, देखो क्या लिखा है, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसी ऑर्डर में हमने पेमेंट करना सीखा था कि पहले हम सिक्योर्ड लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, तो हमने सिक्योर्ड लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी 20 लाख। इसके बाद आपको प्रेफरेंशियल पेमेंट्स करनी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, फिर आपको पेमेंट करनी है डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, और फिर आपको पेमेंट करनी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो ये जो एसेट्स हैं 1,08,00,000, दे आर अवेलेबल फॉर दीज 3 कैटेगरी ऑफ दी स्टेक होल्डर्स ऑफ दी कंपनी। सो लिस्ट ए और लिस्ट बी इस तरह से आपकी कंप्लीट हुई। इसमें आप ये 4 कॉलम्स याद कर लो, आपको इसी तरीके से ही लिखना है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड एंड सरप्लस कैरिड टू लास्ट कॉलम। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी आती तो हम इसको अनसिक्योर्ड ही मान लेते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ही लेकर चले जाते हैं, बिकॉज अगर ये डेफिशिएंसी है, मान लो 18 लाख का हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अवेलेबल है और क्रेडिटर्स हैं 20 लाख के, तो 18 लाख की ही पेमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ही 18 लाख है। तो 2 लाख का जो अमाउंट होता क्रेडिटर्स का, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, वो अनसिक्योर्ड बन जाता, बिकॉज फॉर दोस 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट अवेलेबल विद यू, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ही वो ऐड हो जाता। नाउ व्हाट विल वी डू, ये दोनों हमने कैटेगरी लिस्ट ए और लिस्ट बी में एक्चुअली हम एसेट्स ही लिखते हैं। लिस्ट ए में एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड और लिस्ट बी में एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, यानी कि टोटल कर लेते हैं एसेट्स को। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में आप ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, यानी कि ये 22 लाख ग्रॉस एसेट्स में आप सारे एसेट्स इंक्लूड करोगे, चाहे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने दिए हैं, देने हैं या नहीं दिए, तो वट एवर जो भी टोटल एसेट्स हैं आपके, एक तो ये 1,06,00,000 और एक ये 22 लाख, ये लैंड एंड बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू है, ये बाकी एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है। तो समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में तो आप पूरा ही लिखोगे ना, 1,28,00,000। सो दिस इज हाउ वी शो समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड एंड अदर एसेट्स। So the one part of this statement of affairs is complete with list A and list B and then summary of the gross assets. उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बनाते हैं ग्रॉस लायबिलिटीज। अब एसेट्स से रियलाइज कर रहे हो आप इतना, अब इससे आपको सारी पेमेंट्स करनी है। पेमेंट्स किस किस को करनी है, सबसे पहले आपको करनी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट बी में आते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये देखो वैसे तो हम यहाँ पे शो कर ही चुके हैं, लिस्ट बी में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट कर ही चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे दोबारा से आपको शो करना है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो इसमें ग्रॉस लायबिलिटीज वाली टेबल में आपको 3 कॉलम्स लेने हैं। लेफ्ट कॉलम में आप ग्रॉस लायबिलिटीज दिखाते जाओगे, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, और यहाँ पे आप पेमेंट्स एक्चुअली में जैसे जैसे पे कर रहे हो और जितना जितना अमाउंट बचता जा रहा है वो आप शो करते जाओगे। सो लिस्ट बी के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपको पे करना है 20 लाख। ओके, यहाँ पे पेमेंट मैं नहीं शो कर रही हूँ बिकॉज ये पेमेंट मैं यहाँ पे कर ही चुकी हूँ एक्चुअली, तभी तो मैंने सिर्फ इसको ये सरप्लस जो है 2 लाख, ये 2 लाख ही ऐड किया है यहाँ पे 1,08,00,000 में से, और अब इस 1,08,00,000 में से मैं फर्दर माइनस करती जाऊंगी वट एवर पेमेंट्स आई एम मेकिंग। ओके, नाउ लिस्ट सी में आप लोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दिस इज रिटन इन लिस्ट सी, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आप चेक करो कि क्या क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। अब आप पेमेंट्स एक बार देख लो किन किन की पेमेंट्स आपने करनी है। एक तो ये सिक्योर्ड लायबिलिटीज थी जिनकी आप पेमेंट कर चुके हो लिस्ट बी में, उसके बाद है अनसिक्योर्ड लोन्स ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ये अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद आपको पे करना है बिल्स डिस्काउंटेड और एक्साइज ड्यूटी डिमांड्स, तो बिल्स डिस्काउंटेड भी अनसिक्योर्ड लायबिलिटी ही है, और एक्साइज ड्यूटी डिमांड दिस इज समथिंग वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, सो इट विल बी टेकन इनटू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल पेमेंट है ये हमारी 3 लाख, सो ये हमारी चली जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी में। सो लिस्ट सी में डिमांड फॉर एक्साइज ड्यूटी आप 3 लाख रुपीज पे कर रहे हो, देखो हम माइनस में लिख रहे हैं इसको,
और 1 करोड़ 8 लाख में से जब आप 3 लाख माइनस करोगे तो आपके पास बचा 1 करोड़ 5 लाख. दिस बैलेंस इज अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ये हमें बार बार इसी तरीके से लिखना है, चाहे हमारे पास डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है या नहीं है, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू फॉलो. उसके बाद हम लेंगे लिस्ट डी, जिसमें आता है डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज. क्वेश्चन में कोई भी इस तरह का डिबेंचर या क्रेडिटर जो कि फ्लोटिंग चार्ज पर है नहीं दिया हुआ. अगर दिया होता तो आप यहां से उसका अमाउंट माइनस कर लेते और उसे पे कर देते. ये आता है लिस्ट डी में. यहां पर भी हमने ब्लैंक कर दिया. इस कॉलम में हम सिर्फ लाइबिलिटीज का टोटल करते जाएंगे, जैसे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 20 लाख, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं अभी तक आए हैं हमारे पास 3 लाख. इसके बाद हमारे पास है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ई. लिस्ट ई में हमने देखा था 3 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं. एक अनसिक्योर्ड लोन्स हैं 40 लाख के, एक ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 70 लाख के, और एक है लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 2 लाख. तो ये तीनों की पेमेंट आपको करनी है. कितना अमाउंट हमारे पास रह गया था? हमारे पास रह गया था 1 करोड़ 5 लाख. ठीक है. और ये आपके पास 3 लाइबिलिटीज हैं. देखो लाइबिलिटीज में मैंने सिर्फ लाइबिलिटीज नोट की हैं सो दैट आई कैन कैलकुलेट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज. बट 1 करोड़ 5 लाख अवेलेबल है और ये मेरे को 1 करोड़ 12 लाख पे करना है इन तीनों का टोटल. तो आई कैन नॉट पे बिकॉज अमाउंट इज शॉर्ट. सो यहाँ पे आ जाएगा डेफिशिएंसी, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी 7 लाख, इसीलिए माइनस में लिखा है बिकॉज दिस इज अ डेफिशिएंसी अमाउंट. ग्रॉस लाइबिलिटीज हमारी हो गई 1 करोड़ 35 लाख. आप देख रहे हो ग्रॉस एसेट्स थे 1 करोड़ 28 लाख और ग्रॉस लाइबिलिटीज कंप्यूट होके आई हैं 1 करोड़ 35 लाख. तो इन दोनों का भी अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डेफिशिएंसी आती है 7 लाख. तो उस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट और रीचेक कर सकते हो और इस तरह से भी आपका अमाउंट सेम ही आएगा. उसके बाद लिस्ट एफ. लिस्ट एफ में हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की. अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए होते तो यहाँ पे हम माइनस में ब्रैकेट में लिख देते, बट पेमेंट का अमाउंट नहीं है तो वो डेफिशिएंसी में ही ऐड हो जाता एक्चुअली. लिस्ट जी में इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. सो 50 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास. ये जाएगा आपका लिस्ट जी में. तो 50 लाख, बट क्योंकि अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है तो ये 7 लाख की डेफिशिएंसी पहले थी, ये 50 लाख और हो गया. टोटल एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स वी आर हैविंग 57 lakh. So students, this is the amount of deficiency that we have computed by making the statement of affairs. This is the format that you have to follow. List A, assets not specifically pledged, यानी कि free assets लिखोगे. List B में assets specifically pledged और इसमें एक tabular format दोगे आप, 5 columns की टेबल बनाओगे और उसके बाद summary of gross assets compute करोगे जिसमें सिर्फ gross assets लिखोगे including this amount, this asset also जो आपने प्लेज किया हुआ है. फिर ग्रॉस लाइबिलिटीज लोगे. ग्रॉस लाइबिलिटीज में लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज का टोटल करते जाओगे और इधर पेमेंट्स शो करते जाओगे. लिस्ट बी यहाँ पे दोबारा से लिखोगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. लिस्ट डी में आपके पास है डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज. लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज. लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और लिस्ट जी में इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ए से लेकर जी तक सारी लिस्ट हमारी आ जाती हैं. नाउ व्हाट इज लिस्ट एच? लिस्ट एच एक्चुअली इज द डेफिशिएंसी अकाउंट. नाउ वी विल शो दिस डेफिशिएंसी 57 लाख इन अनदर वे इन दिस डेफिशिएंसी अकाउंट. डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? आपको इसको 2 पार्ट्स में बनाना है. एक पार्ट में आप शो करोगे आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी और दूसरे पार्ट में आप लिखोगे आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, यानी कि वो आइटम्स जिनसे डेफिशिएंसी बढ़ रही है वो आप फर्स्ट पार्ट में लिखोगे. जिन आइटम्स की वजह से डेफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट या सरप्लस बढ़ रहा है, वो आप सेकंड पार्ट में लिखोगे. एंड अल्टीमेटली जो ये टोटल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी शो करेगा वो आपका अमाउंट इससे मैच करना चाहिए. सो बेसिकली इट्स अनदर वे ऑफ शोइंग द डेफिशिएंसी दैट यू हैव कैलकुलेटेड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. So now let's see in this question what are the items which are contributing to deficiency. Basically this account also has a format. These items have to be written like this only. Like excess of capital and liabilities over assets is the first item. एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स क्या होता है? हमारा लॉस होता है. तो ये लॉस आपको P&L अकाउंट में, आपको बैलेंस शीट में दिया ही हुआ था. P&L अकाउंट का बैलेंस दिस 40 लाख. ठीक है, तो फर्स्ट आइटम हमारी हो जाएगी यहाँ पे 40 लाख लॉस का अमाउंट बिकॉज दिस आइटम इज डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी.
उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, नेट डिविडेंड एंड बोनसेस डिक्लेयर ड्यूरिंग द पीरियड, नेट ट्रेडिंग लॉसेस। तो अगर इस तरह के आइटम्स आपको गिवन है तो आप लिख लोगे, लॉसेस फॉर विच प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द बुक्स एंड एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटन ऑफ। ये बेसिकली इस अकाउंट में वो सब अमाउंट्स वो सब डिफरेंसेस का अमाउंट्स आता है जो रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस होता है एसेट्स का। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 3 एसेट्स दिए हुए थे, एक लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। इनकी यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, रियलाइजेबल वैल्यू कुछ और है, तो इनकी वजह से या तो डेफिशिएंसी अराइज होगी या डेफिशिएंसी रिड्यूस होगी। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की थी लेकिन रियलाइज वैल्यू है 22 लाख, तो इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ 12 लाख का। सो ये हम सेकेंड पार्ट में लिखेंगे आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। इसी तरीके से अदर फिक्स्ड एसेट्स यहाँ 40 लाख है और रियलाइज हुआ 36 लाख, तो ये 4 लाख की डेफिशिएंसी अराइज हुई, इसकी वजह से ये फर्स्ट पार्ट में जाएगा। सिमिलरली 90 लाख के बदले में 70 लाख ही रियलाइज हुए, तो ये 20 लाख भी आपका फर्स्ट पार्ट में जाएगा आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये भी तो 2 लायबिलिटीज हमारी अराइज हो गई जबकि बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं थी, तो इनकी वजह से भी डेफिशिएंसी अराइज हुई है 5 लाख रुपीस की, तो ये भी फर्स्ट पार्ट में ही इंक्लूड होगा। आप चेक करो किस तरह से इसको हम लिखेंगे। एस्टिमेटेड लॉसेस ऑन अदर फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख, जैसे कि हमने देखा था 40 लाख माइनस 36 लाख। करंट एसेट्स में 90 लाख माइनस 70 लाख, यहाँ पे 20 लाख आया। बिल डिस्काउंटेड 2 लाख, एक्साइज ड्यूटी डिमांड 3 लाख। सो इन सभी आइटम्स की वजह से आपकी डेफिशिएंसी अराइज हो रही है। सो टोटल डेफिशिएंसी यहाँ पर हो गया 29 लाख, ये 40 लाख ऑलरेडी था, टोटल हो गया 69 लाख। और आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी सेकंड पार्ट में हमारा प्रॉफिट, किसी भी आइटम की वजह से अगर प्रॉफिट अराइज हो रहा है या लॉस रिड्यूस हो रहा है तो वो इस पार्ट में आएगा। यहाँ पे सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट अराइज हो रहा है, क्योंकि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 22 लाख और बुक वैल्यू सिर्फ 10 लाख, तो 12 लाख का प्रॉफिट है आपका। ये आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 69 lakh minus 12 lakh 57 lakh. And in this way, this deficiency amount is matching with this deficiency amount. So students, this is another way of preparing the, calculating the deficiency. So this is what is prepared in list H. I hope students you have well understood this question. Do watch my next videos for more topics, more learnings. Thank you guys.